एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? होप सो कि अच्छी चल रही होगी। एंड उस प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने सीए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए क्या किया था, जीएसटी के लिए केस सिनेरियोस के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी जीएसटी, ठीक है। सो व्हाट आई थॉट कि नॉट ओनली टू अपलोड द क्वेश्चंस, अब मैं क्या करूंगी, जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड करने हैं मुझे, पहले उस चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी। टू द पॉइंट रिवीजन रहेगा, एकदम क्रिस्प रिवीजन रहेगा विथ द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स। ऐसे नोट्स मैं अपने सीए फाइनल में, सीए इंटर में अपनी प्रिपरेशन के लिए बनाती थी। सो मैंने सोचा कि ऐसे नोट्स मुझे तो काफी हेल्प किए। अब इस नोट से मैं आप लोगों का रिवीजन करवाऊंगी, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, सारी प्रिपरेशन मेरे वीडियो देख के हो जाएगी, सारी मतलब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन मेरी वीडियो देख के हो जाएगी। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको एक बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, देन ऑल डन, ऑल सेट, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, इज इट हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सप्लाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। अब सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ने क्या वाले, देखो तीन सेक्शंस, तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला तो आपका सेक्शन 7 में क्या चीजें एक्सक्लूड करते हैं। सप्लाई एक्सक्लूड्स फॉर कंसिडरेशन सप्लाई में हम मेजरली क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 7 सप्लाई का, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड्स, ठीक है, ये मेन चीज है। अब सप्लाई इंक्लूड्स में क्या आता है सर आपका, फॉर कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो फॉर कंसिडरेशन में आपके लिए सेक्शन है, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b। एंड विदाउट कंसिडरेशन में आपके पास है 7(1)(c), जिसमें आप शेड्यूल 1 पढ़ते हैं, जो 4 पैराज होते हैं वो चाहिए, ठीक है। अब हमको पता तो चल गया कि ओके ये सप्लाई है, ये सप्लाई नहीं है, ठीक है, वो पता चल गया। अब क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, वो हमको कहाँ पता चलेगा, सेक्शन 7(1) कैपिटल ए शेड्यूल 2, ठीक है। अब सप्लाई में क्या क्या चीजें नहीं आती है तो वो बताता है अपने को सेक्शन 7 क्लॉज 2, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, सेक्शन 7(2)(a) एंड 7(2)(b) में क्या पढ़े थे, गवर्नमेंट में नोटिफाई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सर्टेन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय CGSGLA, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस को मतलब नोटिफाई किया है जो कि सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। अब 7(3) में क्या बात करता है, 7(3) में बताता है गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई किए कुछ ट्रांजैक्शन जो पहले सप्लाई ऑफ गुड्स थे, बट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि नहीं 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 ये गुड्स नहीं है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। वैसे ही नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। समझ आया आपको एक ये ढांचा। अब इसमें कंटेंट क्या है आगे हम वो पढ़ते हैं। पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई क्या होने चाहिए, देखो इट शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, should be made for a consideration except this schedule 1 and should be in the course of furtherance of business। ये मेन पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देखो यहां अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, 7(1)(a) जिसमें सप्लाई की डेफिनेशन भी गिवन है और बेसिक प्रोविजन गिवन है, क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ क्या, सप्लाई सप्लाई मतलब क्या सिर्फ सेल होता है क्या, नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, जैसे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ऑल फॉर्म, सबको खोज खोज के लाए, सबको क्या कर दिए, सप्लाई मानना है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल और डिस्पोजल, ठीक है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका 7(1)(a). अब 7(1)(AA) क्या बोलता है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन between persons other than individual and its members or constituents for cash, deferred payment or other valuable consideration। ये क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई क्लब है,
फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब है, ठीक है, और क्लब के मेंबर्स होते हैं, तो अब क्लब क्या है, पर्सन है, बट अदर देन इंडिविजुअल, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इसकी कुछ एक्टिविटीज हो रही है विथ इट्स मेंबर्स। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही है या फिर ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनको हम क्या मानते हैं, डीम्ड सप्लाई मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये लोग जो है वो सेपरेट पर्सन है, दे आर डीम्ड टू बी एज अ सेपरेट पर्सन, एज अ सेपरेट पर्सन, और इनके बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या मानेंगे सर, हम सप्लाई मानेंगे। और उसमें कंसिडरेशन क्या होगा, या तो आपका कैश हो सकता है, या तो आप डेफर्ड पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका एज पर सेक्शन 7(1)AA, इन ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। अब 7(1)A हो गया, 7(1)AA हो गया। 7(1)B किसके बारे में बात करता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या होता है देखो, ये हम 7(1)B में पढ़ रहे हैं, सेक्शन 7(1)B में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो विथ कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है 7(1)B में, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना, नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो भी चलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो भी चलेगा, कंसिडरेशन होना चाहिए सर, ठीक है। और किसी से भी आप इंपोर्ट करो, चाहे वो आपका रिलेटेड पार्टी हो, चाहे वो नॉन रिलेटेड पार्टी हो, कोई भी हो, एक कंडीशन है कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो चलेगा। तो 7(1)B के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। स्केड्यूल 1 अब पढ़ेंगे, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन 7(1)C। हमारे 3 सेक्शन हो चुके, 7(1)A, 7(1)AA, 7(1)B, अब 7(1)C आ जाओ। 7(1)C में स्केड्यूल 1 में क्या बोला है, कौन सी एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे, कब मानेंगे, उसमें कंसिडरेशन नहीं हो तो भी सप्लाई मानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है, 4 पैरास दिए आपको, जो भी कोई केस लॉ पूछेगा, जो भी कोई क्वेश्चंस पूछेगा, उसमें अगर विदाउट कंसिडरेशन गिवन है तो तुरंत ऐसा मत लिख देना कि ये तो सप्लाई है ही नहीं, पहले आप देखो कि क्या वो इस 4 पैरास में फॉल कर रहे हैं, क्या फॉल अगर कर रहे हैं तो बिना कंसिडरेशन के भी उनको अपने को सप्लाई मानना है। पैरा 1 क्या बोलता है देखो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, बी एसेट्स, बिजनेस एसेट्स, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हो चुका है, आपने अपने बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर किया, परमानेंटली उसको बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, और पहले जब आपने उसको खरीदा था तब आपने उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर चुका था, तो अब आप उसको अगर विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोज ऑफ करते हो तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। पहला ये है। पैरा नंबर 2 क्या बात करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब आपको पता होना चाहिए, सेम पैन होता है और सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। चाहे वो विद इन स्टेट आपका दो मान लो एंटिटीज है और दोनों एंटिटीज का आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेम स्टेट में, तो भी इन दोनों एंटिटीज को अपन डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है, एज पर सेक्शन 25 ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों का, तो उसको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानेंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, इट शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर्सनल पर्पस के लिए अगर मान लो आपने अपने भाई से कुछ गुड्स मतलब परचेस किया, तो ऐसा नहीं कि रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, गुड्स आपने परचेस किया तो इसको सप्लाई मानेंगे, नहीं, ये बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ छोटी मोटी क्लैरिफिकेशंस है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खुश होके कुछ गिफ्ट दिया, एम्प्लॉय को खुश होके कुछ गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट की वैल्यू है अप टू 50,000, अप टू 50,000 है ना, तो उसको अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे, इट इज नॉट टैक्सेबल एंड नॉट अ सप्लाई, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसके एमसीक्यूज भी पूछे केस सिनेरियोस में, अगर आपका गुड्स का वैल्यू जो है वो 50,000 तक के है तो नो सप्लाई, बट 50,000 फॉर एग्जाम्पल 500 भी है ना, 50,000 1 रुपीज भी है तो उसमें टैक्स लगेगा,
और वो भी सारे अमाउंट पे ना, पूरा अमाउंट पे, ठीक है। सो मोर देन 50,000 सब्जेक्ट टू जीएसटी व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पर्पस बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब मोल्ड्स डाइस owned by original equipment manufacturer that are sent free of cost to a component manufacturer। ये क्या बोल रहा है सर? देखो यहाँ पे एक है आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एक है आपका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कोई मोल्ड्स या फिर डाइस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड सेकेंड थिंग, ये दोनों कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है। ये अपना कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, ठीक है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्या किया, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को मोल्ड्स और डाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो ना तो ये रिलेटेड पर्सन है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानने वाले। ये अपने क्लैरिफाई किया है। सिंस दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन और नो कंसिडरेशन। समझ आई बात? बहुत ही शॉर्ट में सारे वर्ड्स, कीवर्ड मैंने मतलब पूरे मेंशन किए हैं, एंड वो पूरा प्रोविजन सारी चीजें कवर कर रहा है, ठीक है। अब परक्विजाइट्स, परक्विजाइट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो क्या होता है? परक्विजाइट्स जैसे आपने सैलरी चैप्टर में डायरेक्ट टैक्सेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। सो जो परक्विजाइट्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, और आपका लीव, ये देखो जीपीएफ होता है, बोनस होता है, इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। उनका कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट हुआ है। आप जब किसी जॉब, आप जब कोई कंपनी में जॉब करने जाओगे तो आपके पास ऑफर लेटर आएगा, आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। सो वहां पे सारी चीजें मेंशन होगी ना कि आपको ये मिलेगा, आपको इतना जीपीएफ कटेगा, आपको इतना बोनस मिलेगा। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है एंड इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है आपका जीएसटी में नहीं लगेगा, ठीक है। इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और परक्विजिट जो है वो इन द नेचर ऑफ सैलरी होता है, और सैलरी आप पढ़ोगे शेड्यूल 3 में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में आपको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो आउट ऑफ जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं लगता। तो उसी के रिगार्डिंग परक्विजाइट्स है, उसमें भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इट इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। सो ये हो गया आपका पैरा 2, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पैरा 3 फटाफट आ जाओ। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, और ये कस्टमर, फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट है। तो एजेंट और रेसिपिएंट, एजेंट जब रेसिपिएंट को गुड्स देता है तो ये तो आपका सप्लाई है, ठीक है। रेसिपिएंट ने गुड्स लिया, टैक्स वगैरह पे किया, सब। बट ये जो प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजता है कि मेरे बिहाफ में एजेंट को, रेसिपिएंट को सेल कर देना, तो इन दोनों के बीच इनको क्या बोलेंगे? इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? तो देखो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका इनवॉइस। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो इट विल फॉल अंडर पैरा 3, एंड अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन रहेगा सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में अगर लिखा है कि एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो वो कहां फॉल होगा? आपका अंडर पैरा 3, एंड उसमें फिर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी सप्लाई मानेंगे, ठीक है। ये था आपका प्रोविजन प्रिंसिपल एजेंट का। इसमें एक क्लैरिफिकेशन था सर, डीसीए, डेल क्रेडिटर एजेंट वाला। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है? जो गारंटी लेता है कि अगर रेसिपिएंट ने फॉर एग्जांपल गुड्स नहीं परचेज किए तो मैं कर लूंगा, या तो फिर वो बोलता है कि अगर रेसिपिएंट जो कस्टमर है उसने अगर आपको पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब ये इतने अच्छे तो है नहीं कि वो कर दूंगा, मतलब अगर सप्लायर को डीसीए ने, डेल क्रेडिटर एजेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर पेमेंट कर दिया, क्यों पेमेंट कर दिया? क्योंकि कस्टमर लेट कर रहा है, कस्टमर नहीं कर रहा है पेमेंट। तो अब डेल क्रेडिटर एजेंट ने सप्लायर को पेमेंट तो कर दिया, कस्टमर ने क्योंकि पेमेंट नहीं किया था, लेकिन डेल क्रेडिटर एजेंट कोई धर्मशाला तो खोल नहीं रखा है ना। अब वो क्या करेगा? कस्टमर को बोलेगा कि सुन, मैं तेरे से अब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी वसूल करूंगा, जो मैंने तुझे मतलब तेरे बिहाफ में मैंने सप्लायर को पेमेंट किया तो उसको मैं एज अ लोन ट्रीट करूंगा। मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि मैंने तुझे लोन दिया है, अब उसका मैं तुझसे इंटरेस्ट भी लूंगा। तो इशू क्या था इस क्लैरिफिकेशन में कि क्या ये जो इंटरेस्ट है वो जीएसटी में टैक्सेबल है कि नहीं है, ठीक है। देखो इसका भी डिपेंड करता है कि इनवॉइस के ऊपर,
क्या डिपेंड करता है? इनवॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो इनवॉइस डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम पर है तो वो पैरा 3 में फॉल करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एजेंट ने रेसिपिएंट को गुड्स दिए, ठीक है, और एजेंट ने ही लोन की जो सर्विस है वो रेसिपिएंट को दी। तो इस केस में सप्लायर कौन है? गुड्स का भी एजेंट है और लोन सर्विस का भी सप्लायर है एजेंट। तो इंटरेस्ट जो है ना वो इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में और उसको जीएसटी में टैक्सेबल कर देंगे। समझ आया? सप्लायर इज सेम, गुड्स का सप्लायर भी सेम है और लोन का सप्लायर भी सेम है। तो आपने कंपोजिट सप्लाई का नाम सुना है कि आपका सप्लायर गुड्स भी देता है सर्विस भी देता है, तो वो एज अ बंडल उसको उसमें टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुड्स भी सप्लाई हो रहा है और जो आपने लोन की सर्विस दी जिससे आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो भी आपका साथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर अगर आपका जो इनवॉइस है इट इज नॉट इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब इट इज इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब एजेंट के नाम पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो फॉल नहीं करेगा पैरा 3 में, मतलब इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है। ठीक है, इनवॉइस किसके नाम पे है? प्रिंसिपल के नाम पे है। उसने एजेंट को माल दिया लेकिन इनवॉइस तो प्रिंसिपल के नाम पे है ना, और फिर इसने कस्टमर को गुड्स दिए, लेकिन इनवॉइस क्योंकि प्रिंसिपल के नाम पे है इसका मतलब हम मानेंगे कि सप्लायर एक्चुअल में प्रिंसिपल है। ठीक है, इनवॉइस उसके नाम पे है, जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा, लेकिन लोन की सर्विस दी है एजेंट ने। ठीक है, गुड्स इसने दिए, लोन की सर्विस इसने दी, अलग अलग सप्लायर है। ठीक है, तो सप्लायर इज डिफरेंट एंड हेंस इंटरेस्ट जो है वो आपका वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। इस केस में एजेंट वाले जब एजेंट के नाम पे इनवॉइस होता है उसमें गुड्स का एजेंट भी, मतलब गुड्स का सप्लायर भी एजेंट है और लोन सर्विस का भी सप्लायर एजेंट है। तो सप्लायर आर सेम एंड जो एक सप्लायर दो सर्विस दे रहा है तो उसको एज अ कंपोजिट सप्लायर, एज अ मिक्स सप्लाई, व्हाटएवर, उसको हम क्या मानेंगे? इंटरेस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर देंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था कि डिले पेमेंट के लिए जो इंटरेस्ट होती है, लेट फी होती है, उसको इन एडिशन टू दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऐड किया जाता है, उसमें जीएसटी लगता है। समझ आ गया? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का पहला पार्ट तो एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा? 7(1)(b) वाला। अब मुझे एक्सप्लेन करना है आपको पैरा 4 वाला। इसमें क्या होता है? सबसे पहला तो विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, शेड्यूल 1 है तो विदाउट कंसिडरेशन है पैरा 4। अब विदाउट कंसिडरेशन के साथ इसकी एक और कंडीशन है कि ये जो है ना वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। उसके साथ ट्रांजैक्शन किससे होना चाहिए? इंपोर्ट आप किससे करना चाह रहे हो? इंपोर्ट आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन, इन लोगों से करोगे। किसी और से किया जो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस रिलेटेड पार्टी के साथ वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। समझ आया? ठीक है, आ जाओ। ओके, आ जाओ। अब करते हैं अपन स्केड्यूल नंबर 2। ये देखो हमारा ये चारों सेक्शन हो चुका है। अब हम आते हैं पहले तो स्केड्यूल 2 में। ये स्केड्यूल 2 में क्या बात करता है कि सप्लाई गुड्स का है कि सर्विस का है। तो पैरा 1 क्या बोलता है? पैरा 1 है ट्रांसफर का। ट्रांसफर अगर आप गुड्स का टाइटल का ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर गुड्स में राइट्स ट्रांसफर करते हो, अनडिवाइडेड शेयर होगा अगर गुड्स में, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपका सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कोई भी आप ट्रांसफर करते हो टाइटल इन गुड्स का अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट जो प्रॉपर्टी है ना गुड्स में वो पास होगी एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड। फॉर एग्जांपल आपका हायर परचेस में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करते हो, तो जिस दिन आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, जिस दिन आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा उस दिन आपको क्या हो जाएगा? वो टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स का, उस दिन आप उस गुड्स के मालिक बन जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पे टाइटल ट्रांसफर हुआ या टाइटल ट्रांसफर होने वाला है वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, एंड राइट्स ट्रांसफर हो रहे तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, ओके। अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है? कोई भी अगर आप लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए लेते हैं तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ठीक है, लैंड का सेल
इस इन शेड्यूल 3। लेकिन लैंड में अगर आप लैंड को रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, लैंड में कुछ सर्विसेज करवा रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकेंड, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। मतलब आप बिल्डिंग को लीज पे दे रहे हो, लेट आउट में दे रहे हो, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग का केस हो गया। अब ट्रीटमेंट और प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस अगर किसी और पर्सन के गुड्स पे अप्लाई किया जाता है तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आप ना क्या किए हो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कार खराब हो गई है, मतलब टायर पंचर हो गया है और वो टायर सुधरने की हालत में है, तो वो टायर लेके आप क्या गए, मैकेनिक के पास गए, एंड आपका टायर है, आपका मतलब कार का टायर है, और उस टायर में मैकेनिक ने ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो ये क्या हो रहा है कि गुड्स किसका है, आपका, प्रोसेस उसमें हो रहा है। तो गुड्स में मतलब किसी और पर्सन के गुड्स में प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स थोड़ी मानेंगे, उसने तो सर्विस दी है ना रिपेयरिंग की, तो इस तरीके से इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। बहुत ही डिटेल में मैं रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ये क्या बोलता है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ by or under the direction of persons carrying on the business so as no longer to form part of the business assets। ऐसा कोई बिजनेस एसेट है, ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस एसेट है जो अब ट्रांसफर हो रहा है, जिसको निकाला जा रहा है बाहर बिजनेस से, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन जो बिजनेस कैरी करता है, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको मानेंगे कि गुड्स का सप्लाई हो रहा है, गुड्स बाहर निकल रहे हैं, गुड्स का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पररी ट्रांसफर फॉर यूज, फिर से आ गया, आपने गुड्स ट्रांसफर किए हैं लेकिन सिर्फ यूज के लिए, टेम्पररी ट्रांसफर किया सिर्फ यूज के लिए, तो जहां पे भी आपने यूज के लिए ट्रांसफर किया, आपने थोड़ी सी अपनी राइट्स ट्रांसफर की उसको यूज करने के लिए देने की, तो आपका ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। थर्ड, डीम्ड ट्रांसफर व्हेन पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब अभी तक क्या था कि आप टैक्सेबल थे, बट यहां से आप सीजेस टू बी, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया है गुड्स को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हो एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब आगे अब कोई और चलाएगा उस बिजनेस को, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टैक्स तो आएगा, आगे बिजनेस चल रहा है। बट अगर बिजनेस ही बंद हो गया, सारी बिजनेस एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए और पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, उस केस में सीधा सीधा सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेना। एक्सेप्शन है कि अगर वो ट्रांसफर हुआ एज अ गोइंग कंसर्न, या तो फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो अब क्या हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल पापा का बिजनेस है, वो बेटा संभाल रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो इस केस में भी ये दोनों एक्सेप्शन है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है सर। चलो अब आते हैं आपका पैरा 5 विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ऊपर हमने पढ़ा जैसे लैंड और बिल्डिंग का लीज, टेनेंसी, लेट आउट, ये सारी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है, तो उसी प्रकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो रेंटिंग है ना, उसको भी हम मानते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। बी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा 5.b, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। जब आप बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर का ये सब का कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो कंस्ट्रक्शन करने टाइम कंसिडरेशन आपका क्या होना चाहिए, देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है कि इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है 10th ऑफ अप्रैल को, और आपका फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो रही है, आपने फर्स्ट ऑक्यूपाई कब किया इस बिल्डिंग को, फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ मार्च, ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर 10th ऑफ मार्च। अब अगर 10th ऑफ मार्च तक आपने 1 रुपए भी पेमेंट किया ना, तो आपके पूरे अमाउंट पे, होल अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी एंड इट विल बी कॉल्ड ए सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ आया, एक भी रुपए, एक भी रुपए, 1 रुपए 10 रुपए, मतलब एक अगर आपका अमाउंट बिफोर रिसीव हुआ, बिफोर ऑफ व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर,
तो विच एवर इज अर्लियर मतलब इस दिन के पहले अगर आपको थोड़ा सा भी कंसिडरेशन रिसीव हुआ, आपके फुल अमाउंट पे वो टैक्सेबल रहेगा, फुल अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर आपने फुल अमाउंट आफ्टर दिस डेट अगर आपने दिया, तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये आपने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है। देखो यहाँ पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब बिल्डिंग पूरी रेडी है, अब वो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए ये नहीं मानेंगे कि कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मिला है, हम ये मानेंगे कि सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है। तो सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो एज पर शेड्यूल 3 जीएसटी से बाहर है, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे जब आपका कंसिडरेशन रिसीव होगा ना फुल, तो आपका नो जीएसटी, नो सप्लाई। समझ आया? पक्का? देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। बिफोर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, आफ्टर होगा तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। समझ आया क्या? पक्का ना? ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स। जो आप ट्रांसफर करते हो या परमिट करते हो यूज एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे आपका वो होता है कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई सॉफ्टवेयर आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विस। agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act, मतलब ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर आप अग्री करते हो कि यस मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब ना करने के लिए भी हाँ करना, ठीक है। मतलब मैंने अगर आपको बोला कि मैं जिस बिजनेस पे हूं, मैं मान लो कपड़ों की बिजनेस पे हूं, मेरे शॉप है कपड़ों का, तो आपने मेरी दुकान के बाजू में प्लान किया कि मैं भी एक कपड़ों की दुकान डालूंगा, तो मैंने क्या बोला कि नहीं तू नहीं डालेगा। इट इज अ नॉन कम्पीट टाइप की कंपटीशन कम करना है, तो आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगी, आपको पैसा दे दूंगी कि आप यहाँ पे कोई दुकान मत खोलना, ठीक है, ताकि मेरा कंपटीशन ना बढ़े। सो अग्री, आप अग्री कर गए कि ठीक है मैं ये नहीं करूंगा, मुझे पैसे दे दो। तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आपने वो एक्ट नहीं किया। या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, मैं आगे डिटेल में इसके एग्जांपल्स बताऊंगी आगे के क्लैरिफिकेशन में। टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, या फिर कुछ करने के लिए हाँ करना, कुछ ना करने के लिए हाँ करना, ये सारी चीजें, ये क्या होगी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कंसिडरेशन, राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो आप, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है सर? कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो इस केस में क्या होता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस को, ये दोनों है तो कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, लेकिन इसको एज पर पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 डाला गया है फुल्ली सप्लाई ऑफ सर्विस में, ठीक है। अब आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, दैट इज ये जो लिस्ट है जितने पैराज है वो सप्लाई नहीं है, ठीक है। ओके, देखो शेड्यूल 3 बात करता है, अभी तक हमने शेड्यूल 1 कंप्लीट किया, शेड्यूल 2 कंप्लीट कर दिया। पहला पैरा क्या बोलता है शेड्यूल 3 का? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर in the course or relation to employment includes premature termination, compensation, wages to casual worker। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो बाहर, जीएसटी से बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस दिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, अब एम्प्लॉयर उसके बदले क्या दे रहा है? उसको सैलरी दे रहे हैं, सैलरी जीएसटी से बाहर होती है। इसलिए हमने जो पहले पढ़ा था ना शेड्यूल 1 में जो क्लैरिफिकेशन था परक्विसाइट्स वाला, तो वो भी जीएसटी से बाहर, नॉट अ सप्लाई। बट यहाँ पे नोट देखो, डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरी कोई कंपनी है, वहां पे आप लोग काम करते हो, तो आप एम्प्लॉय जो है ना, अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आप मुझे सर्विस दे रहे हो, तो वो तो जीएसटी के बाहर है। लेकिन आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब पर्सनल लेवल पे, या फिर आप कोई और चीज मुझे सप्लाई कर रहे हो, आप कोई गुड्स, आप कोई आपका अलग से कोई धंधा है, बिजनेस है, फॉर एग्जांपल वही शॉप कपड़ों का बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हो? उस आप एम्प्लॉय तो नहीं उस टाइम मेरे, तो हम हमारा क्या हो रहा है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ठीक है। अब सर्विसेज बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो भी जीएसटी के बाहर होता है
है ना, नोट है कि ऑन एनी अमाउंट फीस चार्ज बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर्स की जो डिस्प्यूट सुनता है, ठीक है, कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत आए तो वो यहाँ जाती है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इट इज ऑल्सो नॉट लेविएबल टू जीएसटी, क्योंकि इसको हम मानते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को एज ए ट्रिब्यूनल ही, तो ट्रिब्यूनल में तो जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अब सर्विसेज और फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटीज, इन लोग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी जीएसटी से बाहर है, ठीक है। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर्स या फिर एनी पर्सन एज अ चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजीएसटी नॉट डीम्ड टू बी एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका बाहर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका सर, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, other than specified actionable claims। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या क्या है आपके, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब क्या है आपका एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, जो है वो जीएसटी से बाहर है, ठीक है। अब आ जाओ पेंडिंग पॉइंट्स पे। मर्चेंट ट्रेडिंग, ये क्या बोलता है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India। मतलब क्या कि ये इंडिया है आपका, ये इंडिया इधर, ठीक है, यहाँ पे ये आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि चाइना का गुड्स आप सीधा सप्लाई कर दो फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, ठीक है, चाइना का गुड्स सप्लाई हो गया आपका यूएसए में, इंडिया को टच भी नहीं किया, तो अगर आपने ऐसा कोई सप्लाई किया है बाहर ही बाहर, तो वो तो बाहर, चलो सप्लाई भी मतलब जीएसटी से भी बाहर, ठीक है। अब आपका है इनबाउंड सेल्स और हाई फी सेल्स। इनबाउंड सेल्स क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इसका क्या मतलब होता है सर, कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए ने कुछ गुड्स मान लो इंपोर्ट करवाए, ठीक है, और यहाँ पे फिर इंपोर्ट करवा के वो कहा, जो शिप से इंपोर्ट करवा, और यहाँ पे फिर वो वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, मिस्टर ए का गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, उसको अभी तक क्लियर नहीं करवाया, उसको अपने घर नहीं लेकर गया है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को ये वेयर हाउस में पड़ा था और तभी इसको सेल कर दिया कि ये तुम ले जाना, ठीक है, वेयर हाउस में पड़ा था और इसको बिना क्लियर करवाए बी को सेल कर दिया। तो जब बिफोर एनी होम क्लियरेंस अगर सप्लायर सेल करता है गुड्स को, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई कब मानेंगे, जब बी आएगा वेयर हाउस पे और वो गुड्स लेकर जाएगा और वो सारी इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी वो तब पे करेगा। बट ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, बिफोर होम क्लियरेंस, जो सप्लायर सप्लाई करता है वेयर हाउस में रखे रखे, तो वो आपका जीएसटी से बाहर है। सप्लाई ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, ठीक है सर। अब ये जो है वो सेम क्या बोला चाहिए, कंसेप्ट पे बेस्ड है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन, टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, दे देता है टू द गुड्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है, आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन है वहां से गुड्स निकला है और उसने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेल कर दिया किसी और पर्सन को, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ दैट गुड्स, ठीक है, विदाउट, बट मतलब वही विदाउट रीचिंग और बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जैसा अपना वेयर हाउस का केस था, उसी प्रकार यहाँ पे भी इंडिया में वो रीच नहीं किया है, बिना होम कंजम्पशन किए पहले ही उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो इसको बोलते हैं अपन हाई सी सेल। समझ आया, ये सी में ही है, सी में ही तैर रहा है, तभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर चुके हो, ठीक है। तो ये भी आपका सप्लाई नहीं रहेगा, सप्लाई से बाहर, नेगेटिव लिस्ट है। अब सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 3, सॉरी शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, सेल ऑफ लैंड हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन वो सेल ऑफ लैंड नहीं था, वो शेड्यूल 2 में क्या था, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट ऑफ लैंड, वो था। अगर लैंड को आप सेल करते हो तो आपका वो जीएसटी से बाहर है, लेकिन बिल्डिंग के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ बिल्डिंग, अभी अपन ने पैरा 5 पढ़ा था ना, जो पैरा 5 में वही सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वो सप्लाई कब माना जाएगा, जब व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब इस डेट के पहले अगर उसने कुछ कंसिडरेशन 1 रुपए का भी दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो इसलिए बोला है कि सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, अदरवाइज वो सेल ऑफ बिल्डिंग अगर पूरा हुआ, कंसिडरेशन पूरा पूरा बाद में दिया,
तो वो क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी से बाहर हो जाएगा। अब ये दो छोटी छोटी चीजें और है, अदरवाइज मेजर चैप्टर आपका हो चुका है। ठीक है, देखो अब नॉन सप्लाईज वाइड नोटिफिकेशन। एक्टिविटी नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको सप्लाई नहीं माना गया। कौन से ट्रांजैक्शन से? एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस अंडर आर्टिकल 243G पंचायत से रिलेटेड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर आर्टिकल 243W म्यूनिसिपैलिटी से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कोई सर्विसेज है पंचायत से रिलेटेड, वो आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपका जीएसटी से बाहर है। सेम वे ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, देखो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरा की पूरा जीएसटी से बाहर है। ठीक है, लेकिन उसका जो लाइसेंस होता है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी आपका जीएसटी से बाहर है। सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी। तो आपको अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ग्रांट हो रहा है क्या, अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस, तो वो भी आपका नॉन सप्लाई है वाइड नोटिफिकेशन। याद रहेगा ये दो चीज। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्क्यूलर। सीबीआईसी ने सर्कुलर क्या बोलना चाहिए, रिलीज किया था। देखो क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे मैं पहले आपको डायग्राम से समझाती हूँ। आपका कोई यूनिट फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और कोई यूनिट है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि महाराष्ट्र में आपका मेजरली गुड्स की नीड पड़ती है जो कि छत्तीसगढ़ से ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे आपने अपने ट्रक में, इसको कन्वेंस भी बोलते हैं, अपने ट्रक में गुड्स भर भर के महाराष्ट्र भेजे। ठीक है, अब ये जो ट्रक भर भर के अपने गुड्स महाराष्ट्र भेजे, इंटरस्टेट हो रहा है, ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ना। ये देखो यहीं पे लिखा है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, और ये आपकी ही यूनिट है महाराष्ट्र में। ये तो क्या है, आपका डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच आपका जो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस होता है, अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं ट्रक सेल कर रहा हूँ। अरे ट्रक थोड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ट्रक के यूज से गुड्स वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो ट्रक है ना, उसको फॉर एग्जाम्पल रिपेयर की जरूरत है, तो रिपेयरिंग का जो मेन आपका सर्विस सेंटर है वो आपका महाराष्ट्र में। तो ट्रक लेकर जा रहे हो आप महाराष्ट्र, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर। सो रिपेयरिंग की सर्विस के लिए आप ट्रक लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक मैंने सेल कर दी। ट्रक सेल हो रही है छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो अब एक और चीज एक्सेप्शन है कि अगर आप ट्रक छत्तीसगढ़ से भेज रहे हो महाराष्ट्र, ताकि आप ट्रक, इसी ट्रक को आगे और सेल करना है आपको, मतलब अगर फर्दर सेल के लिए आप ट्रक भेज रहे हो तो आपका वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, यही देखो यही वहीं पे लिखा है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया, कोई भी हो सकता है, ट्रेन, बस, ट्रक, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट जिसमें गुड्स कैरी होते हैं या फिर पैसेंजर्स कैरी होते हैं, और बोथ, या तो फिर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, एक्सेप्ट इन केसेस जहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस, तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, however applicable CGST, SGST, IGST as the case may be shall be leviable on repair and maintenance done for such conveyance, लिखा है यहाँ पे। जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वहां पे तो नॉर्मल सप्लाईज को मानेंगे, सप्लाई सर्विस, लेकिन मेन यहाँ पे जो इशू था वो था इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस को तो सप्लाई नहीं मानना चाहिए। ठीक है, सेम वे इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, सारे गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, ये सारी चीजों के भी अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होता है तो ये जो सर्कुलर है वो मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई हो जाएगा सेम। ठीक है, so done with all these provisions, now we'll jump to all the important clarifications। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है वो भी मैंने एक जगह अच्छे से मेंशन कर दिया है। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन है डोनेशन वाला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने केस सिनेरियो भी करवाया था अच्छे से। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो कि किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने कुछ डोनेट किया, पैसे डोनेट किए, फॉर एग्जाम्पल 50,000 डोनेट कर दिया, 50,000 आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर दिया एकदम अपने ऐसे इच्छा अनुसार,
कोई आपका वो सेल्फिशनेस नहीं है, फिर आपको कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, एकदम मन से आपने डोनेट किया एंड बस अच्छा लगा और आ गया। बट इफ इन केस 50,000 आपने डोनेट किया एंड वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वालों को बोला कि आप क्या करना कि मेरे नाम का एक बोर्ड लगाना, मतलब जिसमें मेरी फॉर एग्जांपल आपकी कोई फर्म है या फिर बिजनेस है, तो बिजनेस का नाम यहाँ पे बोर्ड में रहे कि इसने इतने रुपए डोनेट किए हैं ताकि मेरे बिजनेस का भी प्रमोशन हो जाए, एडवर्टीजमेंट हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो यहाँ पे आप कोई ऐसे एकदम सेल्फलेसली कोई ऐसे डोनेट तो नहीं कर रहे हो, आपका कुछ मतलब इंटेंशन है कि आपका बिजनेस का प्रमोशन हो जाए। तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न हुआ। तो जहां पे भी समथिंग इन रिटर्न होता है ना सर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, ठीक है, अदरवाइज नो जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन दैट। तो अब देखो समथिंग इन रिटर्न मतलब उस केस में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। अगर आप लोग एकदम ऐसे सिर्फ मन से डोनेट करने जा रहे हो तो सामने वाले की कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपके लिए कुछ पब्लिसिटी करे, एडवर्टीजमेंट करे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग, ठीक है, तो उसको मानेंगे अपन सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वहां पे ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन है तो। However, GST is not leviable where following three cumulative conditions are satisfied. पहला तो गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर केस लो तो आपको ये तीनों कंडीशन लिख के आनी है कि इस तीन क्यूमुलेटिव कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई एक साथ, क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो गिफ्ट और डोनेशन किसको मिलना चाहिए, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देना है। सेकेंड, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, ओके, एंड जो पर्पस क्या होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक, दैट इज नो कमर्शियल गेन, ऐसा कोई पर्पस नहीं है और कोई भी एडवर्टीजमेंट का पर्पस नहीं है। समझ आया, ये था आपका डोनेशन वाला क्लैरिफिकेशन। अब ये देखो, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, सीए के साथ आप मतलब सीए कोर्स कर रहे हो लेकिन साथ में आप फ्री टाइम में इतना अच्छा आर्ट वर्क बनाते हो। अब वो आर्ट वर्क आपने क्या किया, गैलरी में मतलब आर्ट गैलरी जो होती है वहां पे आपने डिस्प्ले करवा दी, एग्जीबिशन में लगवा दी। तो यहाँ पे जब आपने सिर्फ डिस्प्ले करवाई है, उसका आपको गैलरी कोई पैसा नहीं दे रहा है, देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द गैलरी टू यू, क्योंकि आपने आर्टवर्क में आर्ट गैलरी में अपना आर्टवर्क डिस्प्ले करवाया। बट ये सप्लाई कब माना जाएगा, जब यहां से किसी बायर ने आपका आर्टवर्क परचेज कर लिया। बट ये दोनों के बीच क्या सप्लाई माना जाएगा क्या, नहीं। So it is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery the supply takes place at GST applicable, ठीक है, अदरवाइज नो कंसिडरेशन और नो सप्लाई, ठीक। अब आ जाओ इसमें क्लैरिफिकेशन ऑन और क्लैरिफाई ऑन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा है, जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उसमें आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया, अगर आपने अपना लैपटॉप आफ्टर यूज सेल किया, ठीक है, तो ये कोई सप्लाई नहीं है, ये आपका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, अरे मेरा लैपटॉप मतलब हो गया यूज कर लिया मैंने, सेकंड हैंड किसी को बेच दिया, तो ये सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है ना। मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि लैपटॉप बेचू खरीदू, मेरा मतलब लैपटॉप खराब हो गया था या फिर उसको रिपेयर करवा के मैंने सेकंड हैंड किसी को बेच दिया। एंड देन दूसरा एग्जांपल, एन आर्टिस्ट मेड अ क्राफ्ट वर्क, उसने कुछ क्राफ्ट वर्क बनाया और उसको बेचा, फिर उससे जो पैसे आए ना उस अर्निंग से, वो आर्टिस्ट है उसका काम है आर्ट आर्ट वर्क ये सब बनाना, उसने वो बेचा, उससे जो पैसे आए ना उसको उसने डोनेट कर दिया। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही सप्लाई माना जाएगा। अरे आपका कोई बिजनेस है, आपने उससे पैसे कमाए, बिजनेस से पैसे कमा लिए, वो सप्लाई तो है, उसके बाद उस पैसों को आप कुछ भी यूज करो, आप उसको डोनेट कर दो, उससे हमें क्या, मेन आपका तो जो ट्रांजैक्शन था बिजनेस था उससे आपको पैसे आ गए, उसमें जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। ये था छोटा सा क्लैरिफिकेशन। अब आते हैं अपन सेल प्रमोशन में, फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। देखो अगर आपने फ्री में कोई सैंपल दिया है, फ्री में गिफ्ट दिए है, तो इसमें कोई कंसिडरेशन तो है नहीं, तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, और ना ही वो शेड्यूल 1 में फॉल हो रहा है फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट्स वाला, ठीक है, तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। अब बाय वन गेट वन फ्री, दिस इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन एज टू और मोर गुड्स सप्लाइड एट अ सिंगल प्राइस, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। देखो
दिस इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन। बाय वन गेट वन फ्री में क्या होता है कि आप पैसे तो दे रहे हो ना, ऐसा फ्री में कुछ नहीं होता, पैसे तो दे रहे हो आप। सो नॉट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि दो और दो से ज्यादा सप्लाई सिंगल प्राइस में, दो और दो से ज्यादा गुड सप्लाई हो रहा है सिंगल प्राइस में, तो इसको अपन सप्लाई मानेंगे। ठीक है। अब टेनेंसी राइट्स, टेनेंसी राइट्स क्या होता है कि जैसे आप किसी घर पे रेंट पे रह रहे हो, आप बहुत टाइम तक रह रहे हो, मतलब 10-20 साल हो गए, तो उसके मतलब आपके पास उसकी टेनेंसी राइट्स आ गई। अब आप उस राइट्स को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, सो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन दैट इज टेनेंसी प्रीमियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूड्स मनी और सिक्योरिटीज। आपको पता है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में सिक्योरिटी और मनी तो आता नहीं है। ठीक है। लेकिन जीएसटी कब लेविएबल होता है? जब आप मनी का कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप यूज या फिर एक्सचेंज ऑफ मनी करते हो, उस ट्रांजैक्शन में जब सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है, तब वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है एंड उसमें जीएसटी लगता है। अदरवाइज मनी और सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस के बाहर है। ठीक है, वही बताया गया है। इशुएंस चार्ज फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, चार्जेस ऑफ मेकिंग ड्राफ्ट, ब्रोकरेज, ये सब में तो लगता है जीएसटी। ठीक है। लास्ट पेज, छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन है, फटाफट कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सेम पेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। जो दो एस्टैब्लिशमेंट्स होती है सेम स्टेट में अंडर सेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेम स्टेट में सेम रजिस्ट्रेशन, मतलब डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता। ठीक है। लेकिन अगर बोथ आर सेपरेटली रजिस्ट्रेशन तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। एसईजेड यूनिट हमेशा उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है इवन इफ इट इज इन द सेम स्टेट। ये भी आप ध्यान रखना, एसईजेड को हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। ये क्या होता है? देखो, आप जब सिक्योरिटीज को लेंड करते हो, मतलब सिक्योरिटीज को किराए पर देते हो, लेंड करते हो, तो अंडर लेंडिंग सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी बेच रहे हो क्या? नहीं बेच रहे हो। अगर सिक्योरिटी बेचते तो वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर है। लेकिन यहाँ पे आप सिक्योरिटीज को बेच नहीं रहे हो, इट इज नॉट अ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। तो तब जो बोरोवर होता है ना, वो लेंडिंग फीस देता है लेंडर को, और ये जो लेंडिंग फीस है उसको कंसिडरेशन मानेंगे एंड वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर जीएसटी। बस इतना छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। अब ये विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है देखो, clarification on agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act। इसके पहले अपन एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखो, agreeing to the obligation to refrain from an act, जैसे आपका नॉन कम्पीट अग्रीमेंट मैंने बताया था कि अगर मेरी कोई शॉप है कपड़ों की, अगर साथ में किसी और ने भी वो शॉप खोलना चाहा, तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ, तू साथ में शॉप नहीं खोलना। So one party agrees not to compete with the other against consideration, तो मैंने उसको कंसिडरेशन दे दिया, पैसे खिला दिए। ठीक है। अब वही इसका एग्जांपल है, तो इसको क्या मानेंगे अपन? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे एज पर शेड्यूल 2। ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम दोनों का कि वो सप्लाई नहीं करेगा, वो कंपटीशन में नहीं आएगा मेरे, और मैं उसको पैसा दे चुकी हूँ, कंसिडरेशन। ठीक है। अब सेकंड देखो, agreeing to the obligation to tolerate an act or a situation, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेरी शॉप है अच्छी खासी, फॉर एग्जांपल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अब क्या हुआ, बढ़िया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इसके सामने कोई ठेले वाला फॉर एग्जांपल अपना कोई ठेला लगाना चाहते हैं कुछ बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल सब्जी बेचना है या फिर मोबाइल के कवर्स बेचने हैं, बहुत सारी चीजों के लिए ठेला लगाना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, शॉपकीपर अलाउ कर रहा है हॉकर को टू ऑपरेट फ्रॉम द कॉमन पेवमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप अगेंस्ट मंथली पेमेंट बाय द हॉकर। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू यहाँ पे ठेला लगा, तू बेच, लेकिन मेरे को मंथली पेमेंट कर देना, तभी मैं तेरे को मेरे शॉप के सामने खड़ा होके बेचने दूंगा। ठीक है। तो ये क्या होगा कि मैं अग्री कर रही हूँ टू दी ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट, मैं टॉलरेट कर रही हूँ इस एक्ट को, वो कि मेरे शॉप के सामने बेच रहा है माल, तो मैं टॉलरेट कर रही हूँ अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दिस पेमेंट। समझ आया? ये होता है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो इंस्टॉल कर रही है इक्विपमेंट ऐसा जिसमें जीरो एमिशन या फिर डिस्चार्ज हो रहा हो, पॉल्यूशन नहीं हो रहा, जीरो एमिशन डिस्चार्ज हो रहा है अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। तो बस इससे क्या किया कि यस मैं मानती हूँ, मैं कर दूंगी इंस्टॉल, इंडस्ट्रियल यूनिट ने बोला कि मैं इंस्टॉल कर दूंगी ऐसा इक्विपमेंट जिसमें जीरो एमिशन और जीरो डिस्चार्ज हो, बट कंसिडरेशन के अगेंस्ट में। ठीक है। तो ये तीनों के एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अब ये देखो,
above 3 activities must comply with the following conditions. कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहला तो there must be an expressed or implied agreement या फिर contract, चाहे वो express हो चाहे वो implied हो, चलेगा। एक्सप्रेस और implied होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट, और प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, तभी इन तीनों को जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आई बात समझ में? अब आपके मॉड्यूल पे ना ये टॉपिक के बाद एक छोटा सा नोट जैसा दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको बता देती हूँ। लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। अब सप्लायर ने फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है वो आपके मैगजीन के लिए, ये सप्लायर मतलब कोई मॉडल होगी, मैं आपके मैगजीन के लिए 2 से 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रमोट करूंगी, फोटोशूट्स करवाऊंगी, ये सारी चीजें। बट एक आध साल में ही ना उसने ये ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो अब नुकसान किसको हुआ? मैगजीन वाले को, कि अरे 5 साल का 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने बीच में ही तोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में ये जो अग्रीव पार्टी है, ये सप्लायर से क्या करेगी? पेनल्टी वसूल करेगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या दिया, ये क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेज? कैश कॉम्पेंसेशन अग्रीड टू बाय, अग्रीड टू बी साइंड कॉन्ट्रैक्ट, साइड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेबल टू द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव पार्टी को पे किया जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या कोई अग्रीमेंट हो रहा है क्या? ये दोनों के बीच कोई अग्रीमेंट हुआ है क्या कि सप्लायर जो है, वो जो मॉडल है, वो 1 साल बाद ब्रीच कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को ताकि रेसिपिएंट को पेनल्टी मिले? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं। तो देयर इज नो अग्रीमेंट बाय द अग्रीव पार्टी, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इस पेमेंट को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे और ना ही सप्लाई मानेंगे। ओके, छोटा सा डिस्कशन था बस ये बताने के लिए कि ये दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना कि ये सारी चीजों में आपके पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कोई शुरू से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि 1 साल में मेरा कॉन्ट्रैक्ट रीच कर देना ताकि मैं तुझे पेनल्टी चार्ज कर सकूं। So this discussion is only for the information purpose and is not relevant for your exams. Okay sir, clear? So अब इसके बाद सप्लाई चैप्टर की जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, तो आई बटन पे इसका क्वेश्चन सीरीज का वीडियो मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका चार्ज ऑफ जीएसटी का रहेगा जहां पे मैं वो एक्सप्लेन करूंगी एंड देन इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे ऐसे रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट ये वीडियोस देखने के लिए, एंड अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से फोकस कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस अलॉन्ग विद दैट मैं संडे गाइडेंस सेशन रखती हूँ जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं उस लाइव गाइडेंस सेशन में। तो उसके जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ, ठीक है। सो डू ज्वाइन दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।